इस वीडियो में देखेंगे कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, कहां इन्वेस्ट करना चाहिए, कितने शेयर या परसेंटेज में इन्वेस्ट करना चाहिए, एंड अगर आप वहां इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कौन कौन से ऑप्शंस हैं जिसको आप कंसिडर कर सकते हैं फ्रॉम अ प्रोडक्ट पर्सपेक्टिव। एक्सेल कहते हैं। इस शीट में जो भी ग्रीन सेल्स हैं उसको आप चेंज कर सकते हैं, तो हम शीट के अनुसार इसको बदलते रहेंगे। हम स्टार्ट करेंगे 10,000 रुपए की सैलरी के साथ। इस सैलरी में आप नेचुरली सारी चीजें कर पाना मुश्किल होता है, लेकिन अगर आपको अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी वाकई में सही हिसाब से शुरू करनी पड़ेगी तो मैं रेकमेंड करूंगा कि कम से कम 20% अपनी सैलरी का आपको इन्वेस्ट करना शुरू करना चाहिए। अब वो कहां करना चाहिए वो मैं बताऊंगा वीडियो में, लेकिन हम अज्यूम करते हैं कि 20% आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब महीने के 2,000 रुपए आप इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। ये नंबर कुछ भी हो सकता है, ये 10 भी हो सकता है, ये 30 भी हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन कि आपकी जरूरतें कितनी है, आपकी इच्छाएं कितनी हैं, एंड इस 10,000 रुपए में आप क्या क्या कर सकते हैं और करना चाहते हैं। हम 20% शुरू करेंगे जो मेरे हिसाब से मिनिमम होना चाहिए। नाउ ये हैं सारे ऑप्शंस फॉर यू टू इन्वेस्ट। बहुत सारे और भी ऑप्शंस हैं, लेकिन ये ट्रेडिशनली स्टैंडर्ड ऑप्शंस होते हैं। सबसे पहले एफडी, एंड एफडी पे अगर लास्ट 10 साल का हम एवरेज रिटर्न देखेंगे, विच डज नॉट इंडिकेट कि आगे जाके पे वही होगा, लेकिन अगर हम पास्ट को कोई पैरामीटर से मेजर करने शुरू करेंगे तो एफडी हमें ऑन एन एवरेज 6% साल का रिटर्न देती है। तो हमें लगता है ये तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि हमने 100 रुपए डाले, अगले साल वो 106 रुपए हो गए। लेकिन एक चीज बहुत जरूरी है दोस्तों, एंड वो है इन्फ्लेशन। अगर चीजों की कीमत आपके रेट ऑफ रिटर्न से ज्यादा तेजी से बढ़ रही है, तो अगर आपके पैसे बढ़ भी रहे हैं, उनकी वाकई में कीमत या औकात कम हो रही है। इन अदर वर्ड्स, अगर इन्फ्लेशन 6% है तो जो चीज आज 100 रुपए की थी वो कल 106 रुपए की हो चुकी है। तो आपके पैसे तो 106 रुपए से बढ़ चुके हैं, लेकिन चीजों की कीमत भी 106 रुपए हो चुकी है। दैट मीन्स आपके पैसे की औकात वहीं की वहीं रही, वो बढ़ी नहीं। And that is very important for you to understand. तो एफडी में आप पैसा डाल सकते हैं, देखते हैं कितने से क्या होगा। फिर रियल एस्टेट। अब रियल एस्टेट में 10,000 रुपए में आप क्या ही पैसा डालेंगे, लेकिन उसमें भी एक तरीका है इन्वेस्ट करने का, एंड इट्स कॉल्ड REITs, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये रियल एस्टेट कंपनियों के काइंड ऑफ स्टॉक्स होते हैं जो कि आप बाकायदा स्टॉक मार्केट में खरीद सकते हैं। एंड दीज आर प्रोजेक्ट्स जिनको वो रेंट पे डालते हैं और उस रेंटल इनकम को वो रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं टू हूसोएवर ओन्स दीज REITs। तो अगर आप एक REIT खरीदेंगे जो कि 400-500 रुपए का भी आप खरीद सकते हैं, यू विल एसेंशियली पार्टिसिपेट इन द रेंटल ऑफ द रियल एस्टेट कंपनीज प्रोजेक्ट्स। फिर आता है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स क्या होते हैं? कंपनियों को जब पैसे चाहिए होते हैं, फैक्ट्री खरीद करने के लिए, कोई एसेट खरीदने के लिए, कोई नया प्रोडक्ट लाइन स्टार्ट करने के लिए, कुछ भी और हो, तो वो बैंक से लोन लेते हैं और वो हमारे जैसे लोगों से भी लोन लेते हैं। इन लोन्स को बोलते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। तो हम अपने पैसे से एक कंपनी को कर्ज या उधार दे रहे हैं और उसके चलते वो हमारे पैसे तो लौटाएंगे ही, लेकिन उसके ऊपर एक इंटरेस्ट भी देंगे जो ऑन एन एवरेज 7.5% साल का होता है। देन कम्स EPF, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, विच इज अराउंड 8.38%। तो अगर आप एक एम्प्लॉय हैं तो आप अपने पूरे के पूरे पैसे EPF या एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में डाल सकते हैं। इट विल गिव यू अ फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ 8.38%, जो कि बहुत ही अच्छा है। बिल्कुल भी रिस्क नहीं है, इन द सेंस कि वो गवर्नमेंट बैक्ड है, तो रिस्क बहुत 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 कम है अगर है भी। एंड इट इज, एज आई सेड, फिक्स्ड, कोई उतार चढ़ाव नहीं है, तो दिल की धड़कनें सही रहती हैं। लेकिन सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते क्योंकि हर एक इंसान कॉर्पोरेट एम्प्लॉय नहीं होता है। गोल्ड पिछले 10 सालों में बहुत अच्छे से चला है, 10.41% ऑन एन एवरेज रिटर्न दिया है। तो यू कैन इन्वेस्ट इन गोल्ड। गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए गोल्ड ज्वेलरी नहीं खरीदेंगे क्योंकि उसमें मेकिंग चार्ज, वो GST वगैरह देने में ही सारे पैसे निकल जाएंगे। यू विल बाय डिजिटल गोल्ड, प्रेफरेबली SGB, यानी कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। ये गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं जो कि गोल्ड में इशू होते हैं, एंड you get the appreciation of the gold plus उसके ऊपर 2.5% और। And then here are 3 stock market investments. ये relatively safe है क्योंकि आप stocks नहीं खरीद रहे हैं, आप एक index में invest कर रहे हैं, which means a portfolio और a group of companies जो कि stock market ने already pre-decide करी हुई है। 3 index होते हैं,
निफ्टी 50 का एक इंडेक्स होता है जो भारत की टॉप 50 कंपनीज हैं ऑन द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, उसमें आप इन्वेस्ट करेंगे। मिड कैप 100, सो भारत की जो मिडिल साइज कंपनीज हैं उसके टॉप 100 कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे। एंड स्मॉल कैप 250, मतलब भारत की जो स्मॉल साइज कंपनीज है उसकी टॉप 250 कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे। When you invest in an index fund, it usually is very cheap and it gives you stable, consistent returns over a long period of time. And ये उसके on an average returns रहे हैं over the last 10 years. अब देखते हैं कि यही 2000 रुपए जब आप इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं and इन चीजों में इन्वेस्ट करते हैं तो क्या होता है। Let's assume कि आप रिस्क लेना ही नहीं चाहते and आप पूरे का पूरा 100% अपना पैसा एफडी में डाल देते हैं। तो पूरे के पूरे 2000 रुपए आपने एफडी में डाल दिया। आप ये भी करते हैं कि हर साल अपने इन्वेस्टमेंट को 10% से बढ़ाते हैं। मतलब इस साल आपने हर महीने 2000 रुपए डाले, अगले साल से अब 2200 रुपए डालेंगे एंड यू विल कीप इंक्रीजिंग दिस एज यू मूव अलोंग। हम ये भी अज्यूम करेंगे कि इन्फ्लेशन 5% पे होगा। ये नंबर्स कंप्लीटली वेरिएबल है, 5% को तो चेंज मत करिएगा क्योंकि 5 ही रहेगा, लेकिन इसको आप 0 भी कर सकते हैं अगर आप नहीं बढ़ाना चाहते, या 20 भी कर सकते हैं अगर आप बहुत ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं। मैं बोलता हूं कि 10 तो मान के चलिए। नाउ लेट्स सी कि कुछ सालों बाद और बहुत सालों बाद आपकी पोजीशन क्या होगी। 10 साल बाद आपकी जो ये 10,000 रुपए की सैलरी है वो करीब करीब मोटा 23,000 रुपए हो चुकी होगी। दिस इज अज्यूमिंग द नेचुरल ग्रोथ ऑफ सैलरी इन इंडिया। आप महीने के 4,716 रुपए इन्वेस्ट कर रहे होंगे एंड आपके पास मोटा मोटा 5 लाख रुपए बैंक में होंगे, जिनकी हैसियत एट दैट टाइम, क्योंकि इन्फ्लेशन दोस्तों है, विल बी 3 लाख रुपए। 15 साल बाद आपकी सैलरी करीब 37,000 रुपए होगी। आप करीब 5,500 रुपए इन्वेस्ट कर रहे होंगे। आपके पास 11 लाख रुपए बैंक में होंगे, लेकिन उनकी हैसियत सिर्फ 5 लाख ही होगी क्योंकि इन्फ्लेशन उस वैल्यू को घटा चुका होगा। 30 साल बाद आपकी सैलरी करीब 1,60,000 रुपए होगी। आपको ऐसा लगेगा यार ये तो नहीं होने वाला, लेकिन 30 साल एक बहुत लंबा टाइम होता है। वो 10,000 रुपए की आपकी सैलरी बढ़ेगी। मेरी बात मानिए, आप 31,000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट कर रहे होंगे और आपके बैंक में उस समय 75 लाख रुपए होंगे, लेकिन उसकी हैसियत सिर्फ 17 लाख ही होगी। एंड आप 30 से 35 साल के बीच में 1 करोड़ रुपए अपने बैंक में देखेंगे, लेकिन उनकी अहमियत या औकात हमेशा कम ही होगी। ये होगी असलियत अगर आप पूरे का पूरा पैसा एफडी में डालते हैं। अब आप बोलते हैं कि यार एफडी में नहीं डालते हैं, ऐसा करते हैं सोने में डालते हैं, क्योंकि मम्मी पापा बोलते हैं सोना। नाउ लेट्स सी, सेम आपकी सैलरी और इन्वेस्टमेंट तो रहेगी, लेकिन 10 साल बाद आपके बैंक में होंगे 6 लाख रुपए, औकात होगी 4 लाख। 20 साल बाद आपके बैंक में होंगे 33 लाख रुपए, औकात होगी 13 लाख। 30 साल बाद आपके पास होंगे 1 करोड़ 36 लाख रुपए, लेकिन उसकी अहमियत होगी सिर्फ 31 लाख। ओके, ठीक ठाक है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस अगर आप इक्विटी में डालते हैं। इक्विटी में भी आप बोलते हैं यार ज्यादा रिस्क नहीं लेंगे, हम 2024 की जो स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं उसको अच्छे से निभाएंगे, तो सारा का सारा पैसा टॉप 50 कंपनीज में ही डालते हैं। अब यू विल सी कि गोल्ड और निफ्टी 50 में ज्यादा अंतर है नहीं, तो नेचुरली आपके आउटकम में भी ज्यादा अंतर आएगा नहीं। तो 10 साल बाद वही 6 लाख रुपए होंगे, 20 साल बाद वही 34 लाख होंगे, 30 साल बाद 1,36,000 के 1,40,000 के करीब हो चुके होंगे। सो नॉट अ बिग डिफरेंस। बट इफ यू वुड से यार सारा पैसा ना स्मॉल कैप में डालते हैं, 18% है, देखते हैं क्या होता है, देन थिंग्स चेंज अ लॉट। 10 साल में आपके पास 9 लाख हैं, तो ज्यादा बड़ा जंप नहीं, लेकिन 20 साल में देखिए 80 लाख रुपए हैं, जिसकी औकात 30 लाख रुपए है। 30 साल में 5,45,000 रुपए, जिसकी औकात करीब 1.25 करोड़ रुपए होगी। दिस इज अ ह्यूज डिफरेंस दोस्तों। 1.25 करोड़ रुपए की औकात 5 करोड़ 44 लाख रुपए बैंक में इन जस्ट 30 years इफ यू इन्वेस्ट ऑल योर मनी इन स्मॉल कैप। अब क्या ये करना चाहिए? नहीं। क्यों? क्योंकि स्मॉल कैप बाय डिजाइन बहुत रिस्की है, वो बहुत उतार चढ़ाव से जाता है, एंड यू मे नॉट वांट टू टेक ऑल ऑफ दैट रिस्क when you are with such a low salary. तो थर्ड पार्ट ऑफ द वीडियो पे आते हैं कि आपको कितना इन सब में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप अपने 20s में हैं
तो आप 10% के करीब फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न एसेट्स में डालेंगे। तो मैं ईपीएफ मान के चलता हूं, वो गोल्ड भी हो सकता है, वो कॉर्पोरेट बॉन्ड भी हो सकता है, वो एफडी भी हो सकती है। माय प्रेफरेंस विल बी, अगर आप ईपीएफ कर सकते हैं तो प्लीज ईपीएफ करिएगा। एंड फिर बाकी का सारा पैसा हम स्टॉक मार्केट में डालेंगे। वी विल पुट अबाउट 40% इन निफ्टी 50 एंड 25 इन मिड कैप एंड स्मॉल कैप। ये हम क्यों कर रहे हैं, हम इतना रिस्क क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हम अपने 20s में हैं, तो हमारे पास वक्त है। एंड अगर खुदा ना खास्ता मार्केट डाउन चली जाती है तो हमारे पास वक्त है उससे उभरने का। एंड दैट इज व्हाई वी विल मेक दिस स्टैंड। 13% के करीब हमारा रेट ऑफ रिटर्न होगा। एंड इसके चलते 10 साल के अंदर 7 लाख रुपए, 20 साल के अंदर 50 लाख रुपए एंड 30 साल के अंदर 2,65,000 रुपए हमारे पास बैंक में होंगे, विच इज फेयरली गुड। अगर आप और थोड़ा ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तो ये 30 कर सकते हैं एंड इसको 35 कर सकते हैं, which will then give you 13.9%। एंड उसके चलते 30 साल के अंदर आपके पास 3 करोड़ रुपए होंगे बैंक में, which is fantastic। अगर आप अपने 30s में हैं तो थोड़ी जिम्मेदारियां बढ़ चुकी हैं, शायद परिवार आ चुका है, माँ बाप थोड़े बूढ़े हो रहे हैं, तो you can't take as much risk as you could in your 20s। तो फिक्स रेट ऑफ रिटर्न को हम करीब 20% करेंगे एंड निफ्टी 50 को हम 40% करेंगे। हम इसको 25 ही रखेंगे एंड इसको हम 15 कर देंगे। तो यू गेट 20% फिक्स रेट ऑफ रिटर्न एसेट्स, 40% निफ्टी 50, 25% मिड कैप एंड 15% स्मॉल कैप। 12.18% का एवरेज रिटर्न पास्ट को देख के। फ्यूचर में क्या होगा कौन जाने। 10 साल में 7 लाख रुपए, 20 साल में 44 लाख रुपए, 30 साल में 2 करोड़ 22 लाख रुपए। नॉट बैड एट ऑल, इतना कम रिस्क लेने के लिए, मतलब रिलेटिवली कम। अगर आप अपने 40s एंड बियॉन्ड में हैं तो फिर तो आप जेन्युइनली ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते एंड इट इज पॉसिबल कि आपकी भी तनख्वाह ज्यादा नहीं है, सो यू हैव टू स्टार्ट स्मॉल एंड येट यू आर इन योर 40s, तो आपको इन्वेस्ट तो करना ही है। नाउ यू मे नॉट बी एबल टू इन्वेस्ट फॉर ऑल ऑफ दोस 30 years क्योंकि आपकी अर्निंग इनकम ही शायद 60 साल तक होगी, बट स्टिल यू हैव टू बी केयरफुल विद योर मनी। तो 30% कम से कम फिक्स रेट ऑफ रिटर्न एसेट्स में, यू विल पुट 50% कम से कम इन निफ्टी 50। आप 15% से ज्यादा मिड कैप में नहीं डालेंगे एंड स्मॉल कैप में सिर्फ 5% क्योंकि आप इतना रिस्क नहीं ले सकते। ऑन एन एवरेज 10.84% का रिटर्न आएगा। तो 10 साल के अंदर आपके पास 6 लाख रुपए होंगे, 20 साल के अंदर आपके पास 37 लाख रुपए होंगे एंड 30 साल के अंदर अगर आप चल पाए तो 1 करोड़ 65 लाख के करीब। एंड दैट इज हाउ यू विल प्लान योरसेल्फ, व्हिच ब्रिंग्स अस टू द लास्ट सेगमेंट कि क्या खरीदना चाहिए। अब उसके लिए ये तो सब स्टैंडर्ड है, एफडी पता है, रियल एस्टेट, ये सब वगैरह। हम इन 3 स्टॉक मार्केट्स के बारे में बात करते हैं कि कौन से म्यूचुअल फंड हैं जो ये रेट ऑफ रिटर्न दे सकते हैं। उसके लिए हम कॉइन यूज करेंगे। ये एक पेड प्रमोटेड पोस्ट नहीं है, कॉइन मैं पर्सनली यूज करता हूं, तो दैट इज व्हाई आई रेकमेंड इट टू एवरीवन एज वेल। कॉइन ज़ीरोधा का प्रोडक्ट है एंड उसमें अगर आप सर्च करेंगे यू विल फाइंड, तो आप जाएंगे निफ्टी तो यू विल सी निफ्टी 50 के ये सारे इंडेक्स फंड। सो दिस इज फॉर एग्जांपल द यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड। ये रिकमेंडेशन नहीं है, प्लीज अपना होमवर्क करके ही चूज करिएगा। एंड यू विल सी ओवर 5 years इट इज गिवन अ रेट ऑफ रिटर्न ऑफ 15.9%, जो कि इस रेट ऑफ रिटर्न से काफी ज्यादा है, बट दैट्स बिकॉज ये म्यूचुअल फंड परफॉर्म किया है, शायद जो आपने चूज किया है वो नहीं परफॉर्म किया हो एंड सो ऑन। इसका एग्जिट लोड जो है वो 0 है, मतलब इस फंड से निकलने के लिए आपको कोई भी खर्चा नहीं देना पड़ता। और एक्सपेंस रेशियो जो है, विच मींस टू पार्टिसिपेट इन द फंड आपको कितना खर्चा करना पड़ता है, दैट इज 0.21% ओनली, विच मींस अगर आप 100 रुपए खर्च करेंगे तो 99.79 रुपीस इन्वेस्ट होंगे, बाकी 21 पैसे जो हैं वो फंड अपने खर्चे चलाने के लिए यूज करेगा। दैट इज हाउ इट इज डन। तो आप इसका एक SIP कर सकते हैं और कोई भी और निफ्टी 50 वाले हैं। फॉर मिड कैप दिस इज द एक्सिस मिड कैप फंड। इसमें अगर आप देखना चाहते हैं मिनिमम इन्वेस्टमेंट सिर्फ 100 रुपए ही है, एग्जिट लोड 1% है, बट इफ यू सी इट इज इफ स्विच्ड विद इन 12 months, जो कि हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो 12 महीने के अंदर अंदर अगर आपने बेच दिया तो आपको 1% पेनल्टी देनी पड़ेगी, लेकिन अगर आपने 12 महीने के बाद भेजा है तो कोई पेनल्टी नहीं है। एंड एक्सपेंस रेशियो इज 0.54%। इसका अगर आप कैगर या रेट ऑफ रिटर्न देखेंगे 5 साल का 21.38%, जो कि इस नंबर से कई ज्यादा है। एंड ऑफ कोर्स यू विल बेनिफिट फ्रॉम दिस म्यूचुअल फंड अगर आपने ये पिक किया होता लास्ट 5 सालों में,
बट किसको पता था? तो दिस इज द मिड कैप. एंड देन अगर स्मॉल कैप करेंगे तो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, दैट इज exit load 1%, expense ratio 0.67%, and CAGR unbelievable of 29.96%. अब ये डाल के देखते हैं and let's see what happens. So 15.9% अगर ये है, right? So this is 15.9% and ये डालते हैं तो 21.38% and ये डालते हैं तो 29.96, right? Things change considerably. तो 40s के रेशियो को भी अगर आप देखेंगे, जहां आपने 30% फिक्स रेट ऑफ रिटर्न में इन्वेस्ट किया है, 15, फिर 50, 15 और 5 रेशियो में किया है, 10 साल के अंदर आपके पास 8 लाख, 20 साल के अंदर आपके पास करीब 80 लाख एंड 30 साल के अंदर आपके पास 7.75 करोड़ रुपए है. इफ यू डू 30s वाला, which was I think 40 and then 25 and then 10. Was that this? हाँ यही था ना? I think यही था. You are at 16.38%, which means 10 साल के अंदर 9 लाख, 20 साल के अंदर 1 करोड़, 20 साल के अंदर ही 1 करोड़, and 30 साल के अंदर 12 करोड़ 40 लाख रुपए. 12 करोड़ 40 लाख रुपए, जिनकी औकात 2 करोड़ 90 लाख रुपए होगी. एंड अगर आप अपने 20s में हैं तो जो मैंने बोला था, यहाँ 10 करेंगे, इसको 40 ही रखेंगे एंड इसको हम कर देंगे 25, इसको भी करेंगे 25. 20% रेट ऑफ रिटर्न obnoxiously हाई है. ये असली जिंदगी में नहीं होगा, लंबे टाइम तक तो नहीं होगा, लेकिन अगर देखना चाहें तो खाली पुलाव बनाने में क्या है. 10 साल के अंदर 11 लाख, 20 साल के अंदर 1 करोड़ 60 लाख रुपए एंड 30 साल में 24 करोड़ रुपए, जिसकी औकात होगी 5 करोड़ 65 लाख रुपए. इससे आपको 2 चीजें पता चलती हैं. नंबर 1, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग हैज अ कंप्लीटली डिफरेंट रिजल्ट. अगर आप अपने 20s में हैं तो आप देखिए सिर्फ 30 साल के अंदर आपके पास 24 करोड़ रुपए होंगे. आपकी उस समय पे तनख्वाह 1,60,000 होगी. तो ऐसा नहीं है कि आप करोड़ों में पैसा कमा रहे हैं एंड आप महीने के 31,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे होंगे. तो ऐसा नहीं है कि आप करोड़ों इन्वेस्ट कर रहे होंगे. एंड येट यू वुड हैव 24 करोड़ इन योर बैंक, जिसकी औकात 5 करोड़ 65 लाख रुपए होगी. एंड नंबर 2 इस जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, आपके रिस्क लेने की क्षमता कम होती है, बट आपके पैसे कमाने की क्षमता कम नहीं होती. सो प्लीज डोंट अज्यूम कि क्योंकि आप बुजुर्ग हो चुके हैं, 30 साल 40 साल के हो चुके हैं, तो आपके इन्वेस्टिंग का टाइम खत्म हो चुका है. नहीं, whatever age you have, you can start today. And 2024 मेरी कामना है आपके लिए वो साल रहे. With that, अंकुर वारिकू signing off. मेरी नई बुक मेक एपिक मनी इज नाउ अवेलेबल फॉर प्री ऑर्डर. ये एक ऐसी किताब है जिसमें मैंने पैसे के बारे में हर एक चीज सिखाने की कोशिश, बताने की कोशिश करी है, जो काश मुझे किसी ने बताई होती जब मैं अपनी 20s में था. एक बहुत ऑनेस्ट, बहुत सिंपल और बहुत जरूरी बुक. ऑर्डर करिए Amazon पर.